हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जिस्म का सौदा का अगला भाग। श्रुति जैसे ही वो दरवाजे को खोलकर अंदर आती है, वैसे इतने लोगों को देखते ही हैरान हो जाती है। ओ सॉरी, मैं शायद गलत कमरे में आ गई हूँ, ये कह करके श्रुति जाने लगती है। तभी मोहिंदर उसकी ओर चेहरा करके उसे कहता है, जो कि उसकी तरफ पीठ घुमाकर बैठा हुआ था, आप बिल्कुल सही कमरे में आई हैं। श्रुति असमंजस में पड़ती हुई कहती है, आप तो दो लोग थे ना, तुम अंदर आ जाओ, आराम से बात करते हैं। ओके, आ जाओ यहाँ सोफे पर, आराम से बैठ जाओ, ये लो ड्रिंक लो। मोहिंदर कहता है, ये लोग भी सारे मेरे ही दोस्त हैं, ये खुराना है और अग्रवाल हैं। इस तरह से सभी के परिचय देता है। देखो श्रुति, हम लोग सारे समाज के प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं। हम लोग तुमसे जबरदस्ती नहीं करना चाहते, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम नहीं चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मुझे पता है तुम अपने क्लाइंट को खोना नहीं चाहोगी। वो मन ही मन में जानता था कि श्रुति नहीं जाएगी क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है। श्रुति शांत रहती है। अच्छा चलो, तुम पहले कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ, हमसे बातें कर लो, पार्टी एंजॉय करो, अगर मन नहीं हो तो चली जाना। ओके श्रुति अब थोड़ा आराम से बैठ गई और सोचने लगी, यार अगर ऐसे ही चली गई तो पैसों का क्या होगा। ऐसा करती हूँ, किसी दो लोगों के साथ रात बिता लूँगी, बाकियों को मना कर दूँगी। वैसे भी ये लोग भी तो मेरी मर्जी ही चाहते हैं। अरे किस सोच में पड़ गई। श्रुति बोली, नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। मुस्कुराते हुए कहती है, चलो फिर एंजॉय करते हैं। सब लोग ड्रिंक्स और स्नैक्स एंजॉय करने लगते हैं। टीवी पर गाना बजने लगता है और सभी नाचने लगते हैं। श्रुति आओ, तुम भी डांस करो हमारे साथ। श्रुति भी नाचने लगती है। नाचते नाचते वो लोग उसके बदन पर हाथ फेरने लगते हैं। कोई उसकी छाती पर हाथ लगा रहा होता है तो कोई उसके पीछे। वो भी कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता है ये तो बस शुरुआत हुई है। श्रुति बोली, मैं बाथरूम से आती हूँ। उसके जाते ही उसमें से 3 लोग मना कर देते हैं, यार लड़की भोली है, हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते और वो 7 लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी, हम किसी और दिन उसे बुलाएंगे। 4 लोग बोलते हैं, हम तो शहर के बाहर से आए हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे, हम तो रात गुजारेंगे। उधर बाथरूम में श्रुति सोचने लगी, क्या कर रही हूँ मैं, मुझे डर लग रहा है। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि मेरी कोई भी मर्जी चलेगी। क्या करूँ, भाग जाऊँ? नहीं नहीं, ऐसे कैसे भाग जाऊँ, मुझे पैसे की तो बहुत ज़रूरत है। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, सोचकर बाहर आ जाती है। मोहिंदर कहता है, श्रुति आप दूसरे कमरे में बैठ जाओ, हम आते हैं। वो दूसरे कमरे में चली जाती है। तो पहले कौन जाएगा? खुराना कहता है, पहले मैं। मोहिंदर बोला, ऐसे कैसे तुम जाओगे, पहले मैं जाऊंगा, मैंने ही तो उसे बुलाया है। मोहिंदर चला जाता है। उसके बाद खुराना जाता है, देखो श्रुति, मुझे तो तुम्हें खुश करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। श्रुति चुप हो जाती है। उसके बाद एक और आता है और ये सिलसिला यही खत्म हो गया। उसे अब खुद से घिन होने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी मरे मुर्दे की तरह हो गई थी, आंखों से नींद भी गायब थी। 10 साल पहले। अरे दुर्गा बहन, ये क्या पहन रखा है तुम्हारी लड़की ने, कोई शर्म लिहाज है कि नहीं आपको? कल के दिन कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या मुंह दिखाओगे गांव में? जीन्स पैंट सब शहर वाली लड़कियों के कपड़े हैं, हम गांव वालों के लिए नहीं। बुरा सा मुंह बनाकर सविता श्रुति की माँ को बोलती है, देखो बहन, मैं बचपन से ही अनाथ थी, माँ बाप क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है, कुछ पता नहीं था। जब होश संभाला तो खुद को नौकर पाया। जब 14 साल की हुई तब मेरी शादी हो गई, पर ससुराल में भी मुझे नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं माना, पति से भी कोई प्यार नहीं मिला। जब से बच्चे हुए इन्हीं पर पूरा प्यार लुटाया। इस श्रुति को जब भी देखती हूँ मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। इसके कोई भी ख्वाब मैं अपनी तरह खत्म नहीं हो जाने दूंगी, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। श्रुति की माँ दुर्गा कहती है, हमें क्या है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी, बाकी तुम्हारी मर्जी। बुरा सा मुंह बनाकर सविता चली जाती है। माँ, ये सविता आंटी क्या क्या बकवास करती रहती हैं, आप उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं? दुर्गा बोली, बेटा हमें दुनिया से क्या लेना देना है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में। लोगों का तो काम है कहना, लेकिन बेटा कभी कुछ गलत काम मत करना जिससे मेरा सिर दुनिया के सामने झुक जाए। तेरी मैंने हर ख्वाहिश पूरी की है, तुझे पूरी आजादी दी है, अपनी आजादी का कभी गलत फायदा मत उठाना। श्रुति कहने लगी, माँ कैसी बातें करती हो, मैं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका सिर नीचा हो। श्रुति अतीत से बाहर आकर सोचती है, जिस माँ ने मेरा इतना भरोसा किया आज उसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची।
पता नहीं ये भगवान और क्या क्या रंग दिखाएगा जिंदगी के। आंखों ही आंखों में पूरी रात बीत जाती है। सुबह श्रुति उठती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके जिस्म पर जख्म बन गए होते हैं, गर्दन के आसपास दांत गड़ने के निशान होते हैं। रात भर उन लोगों ने उस फूल जैसी नाजुक लड़की को मसल कर रख दिया था। गर्म पानी जख्मों पर नमक का काम कर रहा था। चेहरे पर भी कई निशान पड़ गए थे। पानी की बूंदों से चेहरे के आंसू छुप गए थे। वो बाहर आती है और खुद के लिए चाय ऑर्डर करती है। तभी मोहिंदर कमरे में आता है और कहता है, वाह क्या रात थी, मेरे सारे दोस्त खुश कर दिए तुमने, और जो रह गए थे वो भी तुम्हारा नंबर मांग रहे हैं। तुम कमाल की हो, आज तक इतना मजा किसी के साथ नहीं आया जितना तुम्हारे साथ आया। श्रुति कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है। तभी मोहिंदर की नजर उसके घाव पर जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? श्रुति कुछ नहीं कहती। मैं अपने दोस्तों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। शायद शराब के नशे में उन्हें पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं। श्रुति मन ही मन सोचती है कि जिसने सबसे ज्यादा जख्म दिए वो ही ऐसा कह रहा है। पिछली रात दूसरे कमरे में मोहिंदर वापस आकर अपने दोस्तों को कहता है, क्या लड़की थी यार, मन तो कर रहा था कि नोच नोच कर खा जाऊं माखन जैसा शरीर। अपने सीने पर हाथ फेरते हुए कहता है। बाकी जो 3 लोग थे उन्हें ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। जो दूसरे लोग थे जिन्हें उसके साथ संबंध बनाने थे वो बहुत खुश थे। जाहिर सी बात है वो भी मन में वैसी ही कल्पना लिए हुए थे। अब श्रुति कहती है, मुझे मेरे पैसे दो, मुझे जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से जाना, मुझे जाना है अभी के अभी। श्रुति गुस्से से बोली, ओके ओके तुम गुस्सा मत करो, चली जाना। अच्छा बताओ कितने पैसे? श्रुति सीधे कहती है, 70,000। मोहिंदर बोला, ये तो बहुत ज्यादा है, तुम 30,000 लो और जाओ। मुझे 70,000 ही चाहिए और मैं इससे कम 1 रुपए भी नहीं लूंगी। मोहिंदर बोला, इतने पैसे तो तुम्हें मिलने से रहे नहीं, 30,000 दे रहा हूँ, चुपचाप से ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। मोहिंदर सोचने लगा, जैसे रात को जबरदस्ती की गई थी वैसे अभी भी करेगा तो ये मान जाएगी। श्रुति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो तिलमिला के बोली, चुपचाप मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं पूरा होटल सिर पर उठा लूंगी। वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं तुम्हारी तरह प्रतिष्ठित नहीं हूँ। तुम लोगों की इज्जत का पर्दा फाड़ने में मुझे जरा देर भी नहीं लगेगी। मोहिंदर अब डर जाता है। उसे पता है कि होटल में ऐसा हंगामा हुआ तो होटल की भी बदनामी होगी और उसकी भी, साथ में उसके प्रतिष्ठित दोस्तों की भी। वो जल्दी से दूसरे कमरे में पैसे लेने के लिए भाग जाता है। श्रुति मन में सोचती है कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, जो बाहर से कैसे दिखते हैं और अंदर से कैसे होते हैं। बाहर की दुनिया के लिए तो एक मिसाल की तरह है, अंदर से कैसे दरिंदे हैं। इन्हीं लोगों ने उसे रात भर नोचा, जिसमें कोई डॉक्टर भी है जिन्हें लोग भगवान का दर्जा देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद पैसे देने में भी तकलीफ हो रही है। इतने पैसे वाले होके भी मन के कितने कंजूस हैं। तभी मोहिंदर पैसे लेकर आ जाता है। ये लो, ये पैसे पूरे 70,000 हैं, गिन लो। श्रुति पैसे गिनती है जो कि पूरे हैं। श्रुति बोली, मेरी कैब का किराया कहाँ है, 500 और दो। मोहिंदर डर के मारे 500 और निकाल के दे देता है और हाथ जोड़कर कहता है, हो गए पूरे पैसे, अब जाओ यहाँ से। श्रुति धीरे धीरे कमरे से निकल जाती है। उसे चलने में भी तकलीफ हो रही थी, उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। वो होटल से बाहर निकल के कैब में बैठ जाती है। रिसेप्शन वाला लड़का उसे बड़ी ही असहाय नजरों से देखते हुए सोचता है, हे भगवान, क्या क्या गुजरी होगी इस बेचारी फूल सी बच्ची पर। उन राक्षसों ने क्या हाल कर दिया इसका। भगवान इसे दर्द सहने की क्षमता दे। कुछ साल पहले की बात, माँ, मेरी 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया है और मैंने अपने स्कूल में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। श्रुति खुशी से उछलकर माँ से कहती है। माँ उसे गले से लगा लेती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आए भी क्यों नहीं, बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाला था। लोगों के घर में नौकरानी बनकर, कभी मजदूरी करके अपना पेट काट काट कर बच्चों को भरपेट खिलाया था। पति चल बसे, उनके जाने के बाद किराए के घर में रहे। बड़ी ही मुश्किल से उन लोगों ने गुजारा किया था। श्रुति भी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी। वह स्कूल से आकर घर का सारा काम करती थी। कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, ये सारे काम वो खुद ही करती थी, जिसमें छोटा भाई भी थोड़ी बहुत मदद कर देता था। दुर्गा बोली, बेटा, मैं चाहती हूँ तू ऐसे ही खूब पढ़ाई करे और बढ़िया सी नौकरी करे। जी माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। सारी पैकिंग हो गई बेटा? दुर्गा श्रुति से पूछती है। जी माँ, हो गई, पर आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा।
श्रुति उदास होकर कहती है, पर बेटा तू कॉलेज नहीं जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो नौकरी कैसे लगेगी? और कॉलेज तो घर से बस 70 किलोमीटर दूर है, तू हर रविवार घर आ जाया करना। श्रुति अब कॉलेज जाने वाली होती है, जो उसके घर से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। इधर घर पर श्रुति के जाने के बाद दुर्गा जी बहुत दुखी रहने लगती हैं। उन्हें अब उसके बिना घर खाने को दौड़ता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि श्रुति की पढ़ाई में कोई बाधा आए और किसी से कुछ नहीं कहती, अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। अब दुर्गा जी शराब के नशे की आदी होने लगती हैं। शायद उनको अपनी तन्हाई दूर करने का इससे अच्छा साथी और कोई नहीं मिला। पहले माँ बाप, फिर पति, अब बेटी भी उनसे दूर हो गई थी। अब वो धीरे धीरे सुबह और शाम शराब के नशे में ही रहती। श्रुति और उसके छोटे भाई से उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। वो दोनों ही अब बहुत दुखी रहने लगे थे। दीदी, माँ अब बहुत शराब पीने लगी हैं। मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। मुझसे माँ की ये हालत देखी नहीं जाती। तुम घर आ जाओ, शायद तुम्हारी बात मान ले। श्रुति बोली, ठीक है छोटे, मैं आती हूँ। श्रुति घर चली जाती है। बेटा तू यहाँ, तेरा कॉलेज, तू पढ़ाई छोड़कर तो नहीं आ गई? अभी तो सप्ताह भी नहीं हुआ। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? दुर्गा जी ने बेचैनी से पूछा। माँ मैं तो ठीक हूँ, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, लेकिन आपको क्या हो गया? आप इतनी शराब क्यों पीती हैं? क्या दुख है अब आपको? हम दोनों भी बड़े हो गए हैं। कुछ समय में मुझे नौकरी भी लग जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज ये सब कुछ बंद कर दीजिए। श्रुति ने रोते हुए कहा, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो भरते नहीं हैं, समय के साथ साथ और गहरे होते जाते हैं। उन दुखों को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय के लिए भुला सकते हैं। और अब ये शराब ही ऐसी दवाई है जो इसमें मेरी मदद करती है। माँ ने कहा, देखो माँ, अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी तो मैं कॉलेज छोड़कर ही आपके पास रह जाऊंगी। मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। श्रुति रो रो कर जिद करते हुए बोली, अरे बेटा ऐसा मत कहो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। अब खुश? हाँ माँ, बहुत खुश। मुस्कुराते हुए श्रुति बोली, चल अब खाना खा ले। पता नहीं बाहर रहकर क्या क्या खाती रहती है, कितनी कमजोर हो गई है। चल उठ, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। तीनों मिलकर खुशी से खाना खाते हैं। अगली सुबह, अच्छा माँ मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, बाय। श्रुति कॉलेज चली जाती है, पर जैसा कहते हैं ना, पहले आदमी शराब को पीता है और बाद में शराब आदमी को पीती है। वही हाल दुर्गा जी का भी हुआ। वो शराब की बहुत आदी हो चुकी थी। अब वो सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ शराब ही पीती रहती थी। श्रुति और उसके भाई ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन ब दिन हालत खराब ही होती रही। दुर्गा जी ने अब काम भी छोड़ दिया था। घर के हालात खराब हो गए थे। श्रुति ने भी कॉलेज छोड़ दिया। उसके छोटे भाई ने भी 10वीं में ही स्कूल छोड़ दिया था। अब वो मजदूरी करने लगा था। माँ की हालत बार बार खराब होती रहती। देखिए मिस, इनका शराब बंद करवा दीजिए। अगर ऐसे ही पीती रही तो कल के दिन कोई गंभीर समस्या हो सकती है। ये दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इन्हें सुबह शाम देते रहिएगा, डॉक्टर ने कहा। श्रुति माँ को घर लेके आ गई। एक दिन घर के पास गली में, ओए होए मेरी जाने मन, क्या माल लग रही है? कसम से सीने में आग लगा दी तूने। एक आवारा लड़का अपने 3-4 दोस्तों के बीच में से श्रुति को छेड़ते हुए बोला, सुना है अब तुम जीन्स पैंट नहीं पहनती, कहो तो हम ला दे तुम्हारे लिए। श्रुति उन सबके मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो वहां से चुपचाप से निकल जाती है। वो भी नौकरी के तलाश में ही होती है। दिन भर इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। एक दिन, दीदी तुम वापस रामपुर, श्रुति का कॉलेज था जहाँ, वहाँ चली जाओ। यहाँ लोग तुम पर गंदी नजर रखते हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरी माँ और बहन के बारे में कुछ गलत बोले। माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। तुम अपना कॉलेज के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी कर लो। आखिरकार माँ भी तो तुम्हें पढ़ाई पूरी करते हुए देखना चाहती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ रहना अब मेरे लिए ठीक नहीं। लोगों की गंदी नियत तो अब मुझे भी दिख रही है। आंखों में आंसू लाते हुए श्रुति ने छोटे भाई से कहा, मैं कल ही वापस जाती हूँ। तू माँ का ख्याल रखना। और चल पड़ती है अपनी जिंदगी के नए मोड़ पे। अब वर्तमान में, मैडम हम पहुंच गए, आपके 250 रुपए हुए। जेब से 500 का नोट निकालकर श्रुति ड्राइवर को देती है और कहती है, बाकी पैसे आप रख लो। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए श्रुति अपने घर की ओर चलती है। जूली बोली, ये क्या हो गया तुझे, तू ठीक तो है? जूली उसे बिस्तर पर बिठाती है। रुक मैं पानी लेके आती हूँ। श्रुति ने कहा, हाँ ठीक हूँ बस। जूली समझ जाती है। वो उसे देख के रोने लगती है। श्रुति के होंठ दांतों के काटने से जगह जगह से फट चुके थे। गालों पर और गर्दन पर नीले निशान पड़ चुके थे। गोरा चेहरा एकदम पीला सा पड़ गया था। जूली क्यों रो रही है पागल? सब कुछ ठीक है। जिंदगी ने इतने जख्म दिए हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है।
देखना, एक दिन शिव जी की नजर मुझ पर जरूर पड़ेगी और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। श्रुति मुस्कुराकर कहती है, यार चल अब कुछ खाना खिला दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। जूली ने कहा, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ, तू आराम कर। क्या हुआ था श्रुति के साथ कॉलेज में? क्यों आई थी वो दूसरे शहर?